हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री के बारे में। ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो है एक पार्ट, थर्ड पार्ट मैं कहता हूं इसको। मतलब मैंने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को ना 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मतलब अलग अलग बातें। तो उसमें से ये जो है ये तीसरा पार्ट कहलाता है। हाँ, जो आईसीएसई वाले बच्चे होंगे उनके मन में ना एक अलग मुस्कान आ गई होगी इस टॉपिक का नाम सुनते ही, यार हम तो इसमें जीनियस हैं। सभी को ये लगता है यार हम तो इसमें ना इस टॉपिक को, ये तो हमारा बिल्कुल सुपर से भी ऊपर वाला टॉपिक है हमारा। क्योंकि आईसीएसई में क्लास 10th के चैप्टर्स में ही एक चैप्टर है स्टोइशियोमेट्री और मोल कंसेप्ट का। लेकिन घमंड नहीं करना, सारे घमंड टूट जाएंगे, यहाँ पर कंसेप्ट जो है वो थोड़े से आगे बढ़ के लगेंगे। तो भाई ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है सीबीएसई या अदर बोर्ड वालों के लिए कि भाई यार हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, हमने कम पढ़ा इस बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। और हाँ, जिनको ज्यादा घमंड लग रहा है यार कि मेरे को सब बनता है, तो यार मेरा नंबर सभी के पास व्हाट्सएप का है ही है, व्हाट्सएप कर देना, मैं कुछ सवाल भेज दूंगा। बन जाएंगे तो पेटीएम नंबर भेज देना अपना, और नहीं बनेंगे तो मेरा पेटीएम नंबर वही व्हाट्सएप वाला है, बाकी समझ लेना क्या करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन मोल कंसेप्ट और स्टोइशियोमेट्री के ऊपर। यार देखो, मोल कंसेप्ट और स्टोइशियोमेट्री अपन अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ लेते हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। पहले सिर्फ समझते हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। देखो, मोल कंसेप्ट की जो पूरी शुरुआत हुई थी वो इस मकसद से हुई थी, यार एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट चाहिए हमको। क्या चाहिए? बेसिक फंडामेंटल यूनिट, जिससे कि हम क्या कर सके, हम किसी भी सब्सटेंस को मेजर कर सकें। अब आप बोलोगे सर किलोग्राम, ग्राम, ये मेट्रिक यूनिट तो थी हमारे पास, यार अगेन एक फंडामेंटल यूनिट कैसे थी? भाई देखो, किलोग्राम जो है या फिर आपका जो ग्राम है, ये सब आपकी मेट्रिक यूनिट। मेट्रिक यूनिट में अब एक आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लाइक वेट ऑफ सब्सटेंस आपने किलोग्राम में कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस आपने लीटर, एमएल अलग अलग में कर लिया। लेकिन अब वो बताओ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो कई बार अपन क्या होते हैं, अपन ना वेट को अमाउंट से कंफ्यूज कर जाते हैं या वॉल्यूम को अमाउंट से कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। हमको पेट्रोल खरीदने जाना है, हमको पेट्रोल खरीदने जाना है, तो आप पेट्रोल हमेशा किस में खरीदोगे? लीटर में खरीदोगे। कोई पेट्रोल केजी में खरीदोगे, मैं 5 किलो पेट्रोल लेके आया, ऐसा कोई नहीं करता। वैसे ही मैं आपसे कहता हूं जाओ एक काम करो, शुगर खरीद के लाओ, तो शुगर आप लीटर्स में नहीं लाओगे, शुगर किस में लाओगे? आप केजी में लाओगे। तो अब आपने क्या किया, यहां पर आपने मैट्रिक यूनिट यूज करी। 5 किलो शुगर, 2 लीटर पेट्रोल, मैट्रिक यूनिट यूज करी। पर यार पेट्रोल भी तो किस सब्सटेंस से मिलाकर बना होगा, या फिर सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर। शुगर के अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैं अगर बोलूं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स you have bought in terms of that petrol, या फिर आपने उस शुगर 5 किलो शुगर में कितने मॉलिक्यूल्स खरीद लिए शुगर की, तब इस केस पे क्या करेंगे? और इस चीज को यूनिफाई कैसे कर सकते हैं? यार अगर कई चीजें सॉलिड है आप उसको वेट में मेजर करोगे, कई चीजें जो लिक्विड और गैस है उसको वॉल्यूम में मेजर करोगे। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मुझे चीजों को यूनिफाई करना, एक यूनिट चाहिए, अलग अलग यूनिट नहीं चाहिए। भाई क्या आप वेट और वॉल्यूम को आपस में कंपेयर कर सकते हो? यार वेट तो वेट है, वॉल्यूम वॉल्यूम है। अब आप बोलो सर डेंसिटी का यूज करेंगे, डेंसिटी क्या हो गई? डेराइव्ड यूनिट हो गई कि नहीं हो गई? फिजिक्स में आप सबने पढ़ा होगा फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। तो अब भाई कौन सी ऐसी फंडामेंटल यूनिट है जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट करेगी? वो है आपकी मोल। मोल एक लौती ऐसी फंडामेंटल यूनिट है जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट करती है। मोल कंसेप्ट का पूरा जो भी मतलब कह सकते हैं स्टडी या मोल कंसेप्ट के बारे में जो भी पूरा का पूरा फंडामेंटल्स थे, वो सारे अमीडियो एवोगाड्रो सर ने दिए थे। और एवोगाड्रो सर ने जो ये कंसेप्ट दिए, तो उस कंसेप्ट के बेसिस पे एक सिंपल सा मतलब हम समझ सकते हैं। अमीडियो एवोगाड्रो सर ने एक सिंपल सा फंडा दिया था, और उन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया कि मोल क्या, व्हाट इज मोल। मोल जब उन्होंने डिफाइन किया, तो मोल डिफाइन करने पर उन्होंने कहा कि एक मोल सब्सटेंस क्या होता है, तो उन्होंने एक सिंपल भाषा कही। उन्होंने कहा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज
that much amount of substance which has exactly same number of particles as there are in 12 grams of carbon 12 एटम। इसका मतलब ये है, एक मोल सब्सटेंस का उन्होंने मतलब ये निकाला कि उतना सब्सटेंस जिससे क्या हो, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जितने किसमें है, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 एटम्स लेने पर आते हैं। तो एक मोल के बारे में भाई ये बात तो ठीक यार, अच्छा ठीक है, लेकिन ये पार्टिकल्स थे कितने? तब उन्होंने एक कांस्टेंट दिया, उसका नाम था एवोगैड्रोस कांस्टेंट, और उसने कहा भाई 12 ग्राम जो कार्बन 12 एटम्स होते हैं इसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। ये कैलकुलेशन अप्रॉक्स है, इसके भी एक बड़ा सा नंबर है 6.022 समथिंग, लेकिन अपने काम का जो है वो यही है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स मिलाकर क्या बन जाता है, वो एक मोल बन जाता है भाई। ये हो गया आपका पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो कि मोल कंसेप्ट का आया। फर्दर ये कहा गया कि क्या आप इस सब्सटेंस को, इस मोल को हमारी जो अदर फंडामेंटल यूनिट है, वेट या मास की यूनिट या वॉल्यूम की यूनिट, क्या आप उसमें कंपेयर कर सकते हो? सवाल ये उठा कि क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या उसमें कंपेयर, सवाल ये था कि क्या हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं या उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है, डेंसिटी का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, मास का वॉल्यूम या वॉल्यूम का मास में कन्वर्जन कर सकते हो डेराइव्ड यूनिट से। तो ऐसा कोई फंडा है डेराइव्ड फॉर्मूले से बेसिकली, क्या तो ऐसा कोई फंडा है जिससे कि आप इस मोल को हम वेट में या फिर हम कह सकते हैं वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सके, ऐसा कोई फंडा है क्या? तो सवाल का जवाब ये था कि हाँ भाई बिल्कुल है। अब उसके लिए उन्होंने एक सिंपल सा कंसेप्ट दिया, उन्होंने कहा अगर मैं बात करता हूं एक मोल की, तो इस एक मोल की 3 बेसिक सी डेफिनेशन हो सकती है, 3 बेसिक सी डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन नंबर 1, एक मोल सब्सटेंस का मतलब है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू इट्स GAM या फिर GMM। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू इट्स या तो ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेम तरीके से एक मोल सब्सटेंस की एक और यूनिट आती है, अगर आप वॉल्यूम में जाएंगे तो वो आती है 22.4 लीटर या फिर 22400 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इस जगह पर मैं एक बताना चाहूंगा आपको, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको स्टार बना के अलग से लिखिएगा, इज इक्वल टू होता है 1 ml के बराबर, और 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। बच्चे ये थोड़ा सा कन्वर्जन है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा अलग से। ग्राम एटॉमिक मास जिसने नहीं देखा है भाई, सेकंड वीडियो में है हमारा, जहां मैंने मास का कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया था आपको। और अगर आपका यहीं पर तीसरा कंसेप्ट बोला जाए तो ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। एटम होगा तो इतने एटम चाहिए, मॉलिक्यूल होगा तो इतने मॉलिक्यूल चाहिए, 6.022 10 पावर 23। तो ये होता है एक मोल के 3 तरह के कन्वर्जन हो गए। एक मोल को आप 3 अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तब इस केस में एक और बात आती है भाई, उसको कहते हैं फॉर्मूला।
क्योंकि भाई अब क्या होगा, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए होता है। जरूरी नहीं है हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भैया कंसेप्ट चाहिए होता है। सीधी सीधी बात याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सॉरी मेरे बाल काफी बड़े हो गए हैं, क्वारंटाइन के चक्कर में कोई बार बार खोल नहीं रहा है दुकान, तो बीच बीच में आ रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो क्या हो रहा है बच्चे कि किसी भी मैथमेटिकल रिलेशन, देखो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट से ही मैथमेटिकल रिलेशन निकल के आता है। मैथमेटिकल रिलेशन आप लगाना चालू करते हो और एक टाइम के बाद मैथमेटिकल रिलेशन याद रहे या नहीं रहे मैथमेटिकल रिलेशन, हम तो कंसेप्ट सवाल लगा लेते हैं। आप भी उस स्टेज पे आओगे धीरे धीरे करते हुए। तो अब भाई मैथमेटिकल रिलेशन के लिए यहां पे आता है नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वेट में दिया है तब तो आप मास के टर्म्स में बात करेंगे, ये वाली बात। अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वॉल्यूम में दी है तब आप वॉल्यूम लीटर के टर्म्स में बात करेंगे। और अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में दी है तो आप एवोगाड्रोस नंबर के बारे में बात करेंगे। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करूंगा तो वो क्या हो सकता है, पहला फॉर्मूला नंबर 1, गिवन वेट अपॉन, देखो भाई ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम एक सिंपल भाषा में मोलर मास कहते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक, तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 के लिए क्या करेंगे भाई, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर या फिर 22400 मिलीलीटर। लीटर कब लगाओ, जब आपको गिवन वॉल्यूम लीटर में दी हो। ml कब लगाओ, जब गिवन वॉल्यूम ml में दी हो। और तीसरा आपका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, तो गिवन नंबर ऑफ particles upon Avogadro's number। ये हो जाती हैं आपकी 3 चीजें। पहली बात, आपका फॉर्मूला नंबर 1 है वेट के रिस्पेक्ट में, फॉर्मूला नंबर 2 जो है वो है आपका वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, एंड फॉर्मूला नंबर 3 जो है वो आपका किसके रिस्पेक्ट में है, वो एवोगाड्रोस नंबर के यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में हो गया। अब चलो इसको समझते हैं हम कि भाई ये मोल का ये जो फॉर्मूला है वो किस काम आता है। यहां देखते हैं हम फिर से एक क्वेश्चन के रूप में समझेंगे हम इसको। गिवन 3 grams of carbon 12 atoms, कैलकुलेट। बहुत आसान क्वेश्चन करा रहा हूं पहले मैं आपको, बच्चों देखो आसान क्वेश्चन समझो कठिन सवाल बन जाएंगे, आसान क्वेश्चन समझ लो कठिन सवाल बन जाएंगे। शुरुआत में जो कठिन सवाल करता है ना उसको ना आसान बनता ना कठिन बनता है। सीधी सीधी बात बता दूंगा तुमको, क्या होता है कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, यार ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन से कंसेप्ट बनता है और वो कंसेप्ट लगा के आप कठिन क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने मुझसे एक डाउट पूछा, उसके रिस्पेक्ट में किसी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का डाउट पूछा उसने, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का डाउट जो था वो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा टिपिकल कैलकुलेशन थोड़ी सी डेसिमल्स में। अब देख के डर गए अपन क्वेश्चन, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने अगर वीडियो अच्छे से देखा होता पार्ट 1 का, तो उसमें मैंने सिंपल नंबर्स लेकर नाइट्रोजन का एग्जांपल लेकर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया। मैंने सिर्फ उसको क्या दिया, मैंने सिर्फ उसको रेफरेंस दिया, पूरा क्वेश्चन बन गया। क्या होता है आसान क्वेश्चन करने से हमारा कंसेप्ट बनता है। और याद रखना दुनिया में फॉर्मूला कभी काम नहीं है, सब बकवास पाते हैं, कोरी बकवासें हैं ये सब, लिटरली तुम बता रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। याद रखना ये सारी चीजें कोरी बकवासें हैं तब तक
जब तक आप इसको लगा नहीं लेते, आपको लगाते नहीं आए, आपको ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करते नहीं आए, तब तक ये तो फालतू बकवास है, कोई मतलब नहीं, यूजलेस। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। गिवन है आपको 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 एटम, कैलकुलेट क्या करना है, नंबर 1 आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 12 एटम्स। नंबर 2 आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन 12, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ कार्बन 12। ये 3 चीजें करनी है। इफ ग्राम एटॉमिक मास, या फिर आप लिखो इफ मोलर मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12। ये दिया है क्वेश्चन आपको, भैया 3 ग्राम कार्बन 12 एटम है, कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे कार्बन 12 के, वॉल्यूम कितने होंगे कार्बन 12 के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे कार्बन 12 पे। अगर ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास कार्बन 12 कितना है, 12 ग्राम दिया हुआ है। चलो भाई कैलकुलेट करके देखते हैं अपन इसको। मेरे हिसाब से अभी क्वेश्चन नोट कर लिया, मैं क्वेश्चन रब कर देता हूं, मुझे तो क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन मैं रब कर रहा हूं। बच्चों जब मैं बोलूं क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं किया हो तो 2 मिनट बैक कर लो, वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन नोट कर लो। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आप फोन में देख रहे हो और ऐप में देख रहे हो, मुझे लैंडस्केप मोड में देखो, ज्यादा अच्छा व्यू आएगा आपको। यूट्यूब में जो देख रहे हैं उनकी दिक्कत ही नहीं हो, तो लैंडस्केप मोड में फुल स्क्रीन करते ही अपने आप आ जाएगा वीडियो, ठीक है भाई। अभी तक हम जो वीडियो बना रहे थे, छोटे बोर्ड बना रहे थे, मैंने जानबूझ के बड़े बोर्ड बनाने चालू किया, क्योंकि लैंडस्केप मोड में पूरा बोर्ड का व्यू आता है, अच्छा व्यू आता है उस पर। क्या देखो भाई 3 ग्राम कार्बन 12, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ग्राम मतलब वेट, मेट्रिक यूनिट कौन सी है, वेट। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, नंबर 1 वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो सॉल्यूशन पार्ट 1, नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, गिवन वेट, कितना गिवन वेट है 3 ग्राम, अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना है 12 ग्राम। 3 4 12, ये हो गया 1/4, या फिर मैं कह सकता हूं 0.25 मोल। ठीक, पहला हो गया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का हिसाब किताब। दूसरा, अगर आपसे बोल रहा है भाई कैलकुलेट करो अब क्या, वॉल्यूम। अब भाई देखो समझने वाली, गिवन किस कंसेप्ट में है, वेट के कंसेप्ट में। आउटपुट क्या चाहिए, वॉल्यूम। मतलब देखो भाई सिंपल सी बात है, ये है मेरा इनपुट जो कि गिवन डाटा है क्वेश्चन का, ये है आउटपुट जो कि आउटपुट यानी कैलकुलेट करने बोल रहा है क्वेश्चन। तो वेट और वॉल्यूम, कौन कौन से ऐसे रिलेशन है जो वेट और वॉल्यूम को रिलेट कर रहे हैं। अब आपका आंसर होगा भाई पहला वाला वेट के लिए, दूसरा वाला वॉल्यूम के लिए। तो हम लगाएंगे यहां पर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, रिलेशन लगाएंगे गिवन वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। गिवन वेट हमको पता है 3 ग्राम, मोलर मास हमको पता है 12 ग्राम, गिवन वॉल्यूम नहीं पता ना, तो इसको आप मान लो लेट कितनी है, ये x मान लो तुम, ये हो गया x अपॉन 22.4 लीटर। 3 4 12, यहां से कैलकुलेट करके x कितना आएगा 22.4 लीटर अपॉन 4, 4 5 20, 4 6 24। x की वैल्यू कितनी आ गई
x की वैल्यू आ गई 5.6 लीटर। ठीक है, ये हो गया कंसेप्ट नंबर दूसरा वॉल्यूम आउटपुट के लिए। अब कंसेप्ट नंबर तीसरा, पहले आप वीडियो को यहीं पॉज कर दो और खुद से ट्राई करो भाई एक बार, तब तक मैं बोर्ड रब कर रहा हूं। चल भाई, कंसेप्ट नंबर तीसरा तुमसे बोलता है कैलकुलेट क्या करना है आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल। फिर वही बात, इनपुट क्या दिया है, वेट, आउटपुट क्या मांग रहा है तुमसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कौन सा रिलेशन लगेगा, अब आपका आंसर होगा पहला और तीसरा। तो यहाँ पे जाएगा नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन 12। बेटे देखो फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला वहां लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हो। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मान लो y पार्टिकल्स थे, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर 6.022 10 की पावर 23, 3 4 12, यहाँ भी ग्राम यहाँ भी ग्राम। तो यहाँ से y कितना हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 4 पार्टिकल। बेटा होंगे तो एटम्स ही, पर हम यहाँ पार्टिकल्स है, पार्टिकल एक जनरल टर्म है, एटम मॉलिक्यूल सबके लिए लिख सकते हो आप पार्टिकल। 4 1 4 0.20 4 5 20 4 0 4 5 20, रफली ये बोलोगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे हम बच्चों अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब देखो भाई, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब होता है बेसिकली किसी भी एलिमेंट के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन बाय मास। तो भाई एक बात याद रखना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ एलिमेंट, जिसका आपको कैलकुलेट करना है, अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड जिसमें आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जाम्पल के तौर पे भाई इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर पूछता है तो वो क्या होगा। पहले तो आप भाई समझो, पहले आप यहां पर वेट निकालते हैं, उसके लिए क्या करो आप, मोलर मास निकाल लो CH4 का, कितना आएगा 12 प्लस 4 16 ग्राम। ये कैसे निकालते हैं आप सभी को आता है, मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं मास के कंसेप्ट में। तो अब बताओ मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन 4 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड 16 मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना आया ये 25%। क्लियर हो गई ये बात। अब सवाल इतना आसान तो नहीं आएगा यार कभी भी, मतलब इतनी आसान चीज अगर होती तो पढ़ाई क्यों रहा होता यार, क्वेश्चन कैसा आ सकता है। अब इसी को थोड़ा सा मैं कन्वर्ट करता हूं, चेंज करूंगा क्वेश्चन को मैं। What is percentage composition of hydrogen in 8 ग्राम मीथेन। क्या किया जाए भैया वैसे, आजकल जब कुछ नहीं दिया था तब तो हम मोलर मास के साथ कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब तो दिया है ना यार 8 ग्राम, मतलब कि ये डिनोमिनेटर वेट ऑफ कंपाउंड आपको फिक्स कर दिया। अब आप मोलर मास नहीं ले सकते, आप क्या लोगे, आप तो वेट ऑफ कंपाउंड लोगे। अब क्या करें, कोई बात नहीं, सवाल है तो जवाब भी आएगा उसका। भाई देखो अब इसके लिए
एक बहुत आसान टेक्निक है। याद करो, अभी हमने निकाला 16 ग्राम यानी 16 ग्राम मीथेन में कितना है, 4 ग्राम हाइड्रोजन था। अरे अब भी निकाला, ठीक है। तो भाई यूनिटरी मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे? यूनिटरी मेथड। भाई याद रखेंगे हम, मोल कंसेप्ट और स्टोइशियोमेट्री में वही इंसान हीरो है, वही इंसान राजा बनेगा जो यूनिटरी कंसेप्ट लगा पाएगा। यूनिटरी कंसेप्ट बहुत जरूरी है। और यूनिटरी कंसेप्ट क्या होता है? अरे यूनिटरी कंसेप्ट होता है 10 रुपए की 5 टॉफी, तो एक टॉफी कितने की? 2 रुपए की। 4 रुपए की 2 टॉफी, 8 रुपए की 4 टॉफी। यही तो यूनिटरी कंसेप्ट है। पूरा यूनिटरी कंसेप्ट खत्म इसी में, इतना ही होता है, इतना ही होता है। पूरा यूनिटरी कंसेप्ट इतने में ही खत्म हो जाता है कि अगर आपको अपनी टॉफियों का हिसाब लगाते आता है, अगर आपको बाजार में केले खरीदते आता है, तो कंसेप्ट खत्म है आपके लिए। सीधी सीधी बात, 1 दर्जन केले 30 रुपए के, तो बताओ 12 केले हैं 30 रुपए के, 4 केले कितने के होंगे? आप बोलो सर 10 रुपए के। कैसे निकाला? इधर 1/3 के तो उधर भी 1/3 करना पड़ेगा। अमाउंट को 1/3 किया तो दाम को भी 1/3 करना पड़ेगा। बस बस वही करना है हमको। भाई देखो 16 ग्राम मीथेन में 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो एक बात बताओ मुझे जरा सा, 8 ग्राम मीथेन में क्या? 8 ग्राम मीथेन भाई 2 ग्राम हाइड्रोजन। कैसे हुआ? अरे 16 का आधा 8, तो भाई 4 का आधा 2। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन गिवन वेट ऑफ मीथेन मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 4 8 4 25। एक चीज नोटिस करी आपने? ये चीज नहीं बदली। ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3, ये चाहे मैं 8 ग्राम की जगह 1 ग्राम भी देता, या मैं कोई ऐसा नंबर देता जो कि यार देखो 16 का आधा 8, अगर मैं डायरेक्ट 15 कर दूं तो तब तो आप भाई 16 को 15 कन्वर्ट कैसे कर पाओगे? 15/16 से मल्टीप्लाई करना, मतलब इतना आसान थोड़ा कि आधा कर दिया डायरेक्टली, इतना आसान तो नहीं है। तो फिर तब भी 25% ही होता। मैं 12 कर दूं, 13 कर दूं, 15 कर दूं, कुछ भी कर दूं, इसका आंसर हमेशा 25% ही आएगा, जो कि मोलर मास से कैलकुलेट करके आया था। इसका मतलब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल आया तो ये 8 ग्राम का कोई महत्व नहीं है, आप तो मोलर मास से कैलकुलेट कर दो, और जो आपका परसेंटेज मोलर मास में आएगा वही परसेंटेज हमेशा होगा। फिर चाहे आपको ये 8 ग्राम दिया हो, 1 ग्राम दिया हो, 15 ग्राम दिया, अरे कुछ भी दिया हो, बाहर में गया, क्या करना हमको भाई? कॉम्पोजिशन तो वही रहेगा। ये एग्जाम्पल किसका हुआ? अच्छा, कौन से लॉ का एग्जाम्पल हुआ? लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन, कांस्टेंट प्रपोर्शन भी कहते हैं। मतलब जो कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स होता है, चाहे कितना भी मीथेन ले लो, कहीं से भी लाके उठा लो। समझ में आया? तो ये है फंडे। चल चलो अगले टॉपिक पे हम आते हैं। अब यार ये टॉपिक जो है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में है। ये टॉपिक एक्चुअली मोल कंसेप्ट और स्टोइशियोमेट्री को कनेक्ट करता हुआ टॉपिक है। अब इसको आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि यार ये मोल कंसेप्ट का ही टॉपिक है पूरा, या स्टोइशियोमेट्री का टॉपिक है। ना तो ये पूरी तरह से मोल कंसेप्ट का टॉपिक कहलाता है, ना ये पूरी तरह से स्टोइशियोमेट्री का टॉपिक कहलाता है। इसके बारे में अपन ऐसे नॉर्मली पढ़ लेते हैं। भाई 2 तरह के आपके फॉर्मूले होते हैं। कोई भी कंपाउंड हम लिखते हैं तो कंपाउंड को ना आप एक फॉर्मूले से डिनोट करते हो, लाइक H2O, ये केमिकल फॉर्मूला है कंपाउंड का। NH3 केमिकल फॉर्मूला है। CH4 केमिकल फॉर्मूला है ये कंपाउंड का। हम इस तरह से चीजों को डिनोट कर रहे होते हैं। तो बच्चे ऐसे जब डिनोट कर रहे होते हैं हम फॉर्मूले को, तो वैसे ही जब हम फॉर्मूले लिखते हैं तो उसके 2 बेसिक तरीके होते हैं। पहला होता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, और दूसरा होता है आपका
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखो क्या क्या अंतर होते हैं। सबसे पहली चीज या फिर इकलौती चीज जो कि दोनों को अलग बनाती है वो ये है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है, ऐसे लिख सकते हैं हम, इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। वेयर एज अगर आप बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है इट रिप्रेजेंट या डिनोट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अरे स्पेलिंग तो सही हो जाए भाई, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये हो गए आपके दो फॉर्मूले, पहला एम्पेरिकल फॉर्मूला और दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर आपने ये नोट कर लिया तो इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल होगा सा आपका इसका, इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं हम ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। यहां पर 6 कार्बन के एटम, 12 ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ग्लूकोज का। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, ये बनाया उन्होंने एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। वेरएज यहां पर देखोगे अगर इसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला तो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? 6 12 6, यहां पूरे में से 6 कॉमन ले सकते हैं हम, तो क्या बचेगा? C1 6 1 6 H2 एंड O1 1 2 1। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? ये आपका शो कर रहा है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स 1:2:1। बेसिकली सिंपलेस्ट होल नंबर में आपने एलिमेंट को लिख दिया। अच्छा बच्चों हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा लिखते ही हैं हमेशा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला वैल्यू टू n। ये वैल्यू टू n का मतलब होता है एम्पेरिकल फॉर्मूले का ये n जो है वो क्या है? कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है? फैक्टर। जैसे यहां कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया था? 6 निकल के आया था, वैसे यहां पर ये क्या निकल के आया है? कॉमन फैक्टर निकल के आया है। चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा एक ध्यान देंगे आप यहां पर इस चीज को। ये देखिए एक बात और, अब सवाल ये उठता है कि कई बार क्वेश्चनों में 2-3 चीजें दी होती है और आपको सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा 2-3 चीजें बता रहा हूं, स्टार बना के हम यहाँ पर इसको नोट की तरह लिखेंगे और समझेंगे भी। पहली बात, अच्छा देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जहां है तो वहां मैं उसकी जगह पर मॉलिक्यूलर मास लिखूं, बिकॉज उसका अगर मास निकालूं तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। और एम्पेरिकल फॉर्मूला जहां है वहां पर मैं लिख सकता हूं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, और ये भी होता है कितना? n टाइम्स। देखो सिंपल सी बात है यार, ये C6 इस 6 कार्बन का मास कितना होगा? एक कार्बन के मास से 6 टाइम्स, 6 गुना, बस वही फंडा। तो पूरा ओवरऑल क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूले का n टाइम्स हो रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मास भी क्या होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूले मास का n टाइम्स होगा मॉलिक्यूलर मास। तो इस n के लिए यहां पे मैं दिस इंप्लाइज ये लिख सकता हूं n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो ये हुआ आपका नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, कई बार क्वेश्चनों में आपको ना वेपर डेंसिटी दी होती है, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी कुछ नहीं दिया है आपको, दिया एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास है। हमेशा आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, ये होता है हमेशा। क्लियर हो गई ये बात? अब देखो, आप सभी ने, चाहे आप कोई से भी बोर्ड से क्यों ना बिलोंग करते हो, सभी ने 10th क्लास में एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखा होगा जब आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया गया। मैं उम्मीद करूं सभी ने सीखा होगा इस चीज को। तो कंसेप्ट रिवाइज कराने के लिए मैं उसका एक क्वेश्चन सिर्फ कराऊंगा आपको, फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके आगे स्टोइशियोमेट्री के पूरा कंसेप्ट को लेते हुए। चलो, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। ये क्वेश्चन आपने 10th क्लास में देखा होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। इसको सॉल्व करने के ना 2 मेथड है। एक वही पुराना 10th वाला टेबल बना के सॉल्व कर लो, और एक बताता हूं, सब्र करो, थोड़ा सा तो कर सकते हैं। देखो, पहले अपन पुराने मेथड देख लेते हैं, थोड़ा सा जिसको याद नहीं उसको याद दिला देता हूं मैं। एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन और साथ में क्लोरीन। चल भाई, अगला उनका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कार्बन कितना है 24.27, हाइड्रोजन 4.07 और क्लोरीन 71.67। इनका एटॉमिक मास कितना आएगा? ये आ जाएगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5। बच्चे जिसको याद नहीं है यार, कुछ कुछ एटॉमिक मास कॉमन चीजों के तो याद होने पड़ेंगे, और रटना नहीं है, क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस लगाते लगाते ना अपने आप बन जाएगा। 2 बार देखना पड़ेगा, 3 बार देखना पड़ेगा, चौथी बार से ना अपने आप को दिमाग में बैठ जाएगी चीज, अरे पिछले बार यही तो लगाया था, बस। ठीक, अब क्या आएगा आपका रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, वो कितना आएगा 24.27 अपॉन 12, 4.07 अपॉन 1 एंड 71.67 अपॉन 35.5। देखो 12 2.02 अप्रोक्सीमेटली, 1 से क्या ही काटोगे, यहां बचेगा 4.07, सेम टू सेम उतर आएगा, और ये नियरली आपका आएगा 2.03 समथिंग अप्रोक्स। खैर अपने को इस 0302 से मतलब ही नहीं है। अगला सिंपल रेशियो में क्या आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो दिख रहा है उससे सबको डिवाइड कर दो लगा के, ये जाएगा 2.02 अपॉन, इसको खुद को भी करना है भाई, इसे सबको करने मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ दिया, अरे इसको भी करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से सबको करना है। जैसे कि मान लो क्लास के अंदर आप बैठे हुए हो और किसी का बर्थडे है, तो टीचर क्या बोलती है, सबको चॉकलेट बांट दो। सबका मतलब होता है खुद को मिला के, खुद को छोड़ के नहीं, सब लोग क्लास के बाहर आओ, ठीक, तो खुद को मिला के, इसलिए 2.02 को सबसे डिवाइड करना है। 2.02 1 जा 4.07 अपॉन 2.02, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 2। यहां पर देखो भाई 2.03 अपॉन 2.02, ये भी अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से आपको सिंपल रेशियो क्या निकल के आया 1:1, मतलब कि अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए रब करना चाहूं, आप सभी ने मेरे साथ नोट कर लिया होगा इस चीज को, तो यहां से मेरे एम्पेरिकल फॉर्मूला में कार्बन कितने आएंगे 1, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1,
फॉर्मूला क्या बनेगा? CH2Cl। ये है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। पहली चीज तो ये समझ में आ गई। अब आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो आप? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें पहले n निकालना होगा। n की वैल्यू क्या होती है? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब देखो, मोलर मास तो दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन में। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, अरे जब फॉर्मूला पता तो मास तो निकल ही आएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो होगा वो निकालोगे आप 12 कार्बन का मास प्लस 2 हाइड्रोजन का मास प्लस 35.5। कितना आ गया ये? 35 10 45 49.5 ग्राम। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? मोलर मास 98.96 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 99 कह सकता हूं उसको मैं। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो कि होगा 49.5 49.5 2 जा, देखो 49 2 जा 98 49.5 तो 99 98.9 को भी नियरली इक्वल टू 99 लिख सकता हूं मैं। तो n की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? यहां से n की वैल्यू मिल गई 2। क्या मिल गई? 2 मिल गई। मतलब सिंपल भाषा में मैं लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? डबल होगा इस एम्पेरिकल फॉर्मूले का। एक कार्बन से यहां कितने होंगे? 2 2 हाइड्रोजन 4 1 क्लोरीन 2। ये आ गया आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये था तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये थी आम जिंदगी। अब जीते हैं अपन मेंटॉस जिंदगी। कैसे जिएंगे? देखो भाई, एक और तरीका होता है इसे सॉल्व करने का, क्योंकि 11th क्लास में आ गए हो और कब तक टेबल बनाओगे यार? कब तक? जीवन टेबल बना के थोड़ा कटेगा। आगे बढ़ना है जीवन में, है कि नहीं? तो भाई कब तक टेबल बनाएंगे अपन? तो देखो, अब देखेंगे हम कि मेंटॉस जिंदगी कैसे जीते हैं। लेट 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड इज टेकन। यह आसान तरीका है, छोटा है, जल्दी हो जाता है। 100 ग्राम कंपाउंड लिया तुमने, परसेंट कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो यहां पर एक बात बताओ, सबको सम करके देखो। 4.07 24.27 71.67 सबको सम करोगे एक्जैक्टली इक्वल टू 100 जाएगा यहां पर। ठीक है, तो वेट कितना होगा यहां पर? इसका वेट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 4.07 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे यार भाई, जब 100% में इतना परसेंट है तो 100 ग्राम में इतने ग्राम है कि नहीं? अरे लॉजिक लॉजिक। मान लो मैं कहता हूं कि आपके 70% नंबर आए, मैक्स 70% नंबर आए, तो मतलब अगर 100 में से कितने नंबर आए? 70। सिंपल, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना अपन को, फालतू की इधर घूमना है। देखो भाई, जिंदगी में याद रखना, कोई भी सवाल जो होता है वो बहुत कठिन नहीं होता है, जो कठिन हम बनाते हैं। लाइफ में कोई सिचुएशन कठिन नहीं होती, कठिन उसको हम बनाते हैं। सवाल कठिन नहीं है, हमारी अप्रोच गलत है, सवाल कठिन हो गया। ठीक है, तो अपनी अप्रोच सही रखोगे, जिंदगी में कोई सवाल कठिन नहीं होने वाला कभी भी। हर सवाल के आंसर यूं आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं, तुम में गलती है, कहीं ना कहीं कोई अप्रोच गलत लगा दी तुमने, वरना सवाल जवाब तो यूं आते हैं भाई। कंसेप्ट सही होगा, सवाल जवाब यूं आता है, तुरंत हमेशा आता है। वेट ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अगला, वेट ऑफ कार्बन कितना होगा? 24.27 ग्राम। एंड वेट ऑफ क्लोरीन कितना हो गया? 71.67 ग्राम। ठीक, तब एक बात बताओ मुझे, नंबर ऑफ मोल्स
हाइड्रोजन के कितने होंगे? गिवन वेट 4.07 अपॉन उसका एटॉमिक वेट जो कि होता है कितना? 1 ग्राम। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 लिख दूं मैं, कोई समस्या तो नहीं? सेम तरीके से नंबर ऑफ मोल कार्बन के कितने होंगे? 24.27 अपॉन 12, 12 2 जा 24, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इसके 2 मोल्स। और सेम तरीके से नंबर ऑफ मोल्स क्लोरीन के कितने होंगे? 71.67 अपॉन 35.5। भाई ये ग्राम ग्राम लिख लेना अपने आप यार, थोड़ी जगह कम है मेरे पास। 35.5 डबल करोगे आ जाएगा 71, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इसको भी मैं लिख सकता हूं 2। तो यहां से डायरेक्टली दिखा रहा हूं मैं, डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। कितने कार्बन? 2, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 2। आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लो। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? 2 कॉमन ले लो, CH2Cl, खत्म होगा क्वेश्चन। आगे नहीं आसान। ये थी मेंटोस जिंदगी, अभी तक हमने देखी आम जिंदगी। 10th क्लास में अगर मैं ये बताता तो आपके अंदर हवाइयां उड़ जाती। अब बड़े हो गए, समझ सकते हो सब चीजों को। ठीक, चलो भाई, अब पढ़ लिया आपने। अगली क्लास में और मिलेंगे स्टोइशियोमेट्री का कंसेप्ट पूरा लेकर। अब स्टोइशियोमेट्री का कंसेप्ट जब पढ़ेंगे हम, तो उस समय और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे स्टोइशियोमेट्री के, लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जल्दी ही आएगा अब आपका। अब देखो, जिसको कोई भी डाउट है वीडियो में कमेंट कर दो भाई। देखो बहुत रास्ते तुम्हारे पास डाउट पूछने के, वीडियो में कमेंट कर लो। वीडियो में कमेंट करने के बाद क्या कर सकते हो आप, ऐप है अपना, उस पर आ जाओ, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, हर जगह आप मेरे को पिंग कर सकते हो, मैं पर्सनली सब जगह आपको रिप्लाई कर दूंगा। सेकेंड थिंग, जिसको इससे भी संतुष्टि नहीं मिली, नहीं हमको तो बहुत बोझ लग रहा है ये सब करने में, उसके लिए एक और आसान रास्ता है भाई। सभी लोग मुझे प्यार से और नफरत से रवि सर बुलाते हैं, नफरत से भी कर बुलाते हैं कुछ लोग यार, बहुत लोग नफरत करते हैं हमसे, खैर ठीक। तो अपना नंबर है 7089212222, इसको याद कर लो। ये आपका प्राइवेट हेल्पलाइन नंबर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी दिक्कत, किसको लगाना है? रवि सर को लगाना है। 7089212222 आप लगाओ, व्हाट्सएप करो। रात 11 से पहले भाई सो जाता हूँ, 11 के बाद थोड़ा सा जीवन अपना भी जीना होगा ना, ठीक है? ओके, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।